हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो एडिशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस अवेलेबल है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं एक्सरे सर्किट के बारे में। अब देखो, अभी तक आपने जाना कि एक्सरे ट्यूब के अंदर एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से एक्सरे निकलती है टकरा के। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है? कैथोड और एनोड से केवल एक्सरे निकालने के लिए हमें पीछे कितना बड़ा सेटअप करना पड़ता है एक्सरे रूम के अंदर, वो सारी इस मैप के जरिए हम समझने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सारा कंक्लूजन, सारी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। आपको एक्सरे सर्किट दिख रहा होगा। इसके अंदर ये प्रोसेस, ये देखो आप, सबसे पहले कैथोड, ये एनोड, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड को। अब यहां से दो चीज समझने वाली है। पहली चीज कि इसके अंदर दो करंट फ्लो कराते हैं हम, एक पहला ट्यूब करंट, दूसरा फिलामेंट करंट। देखो, ट्यूब के अंदर ट्यूब करंट और ट्यूब में फिलामेंट होता है, फिलामेंट का फिलामेंट करंट। अब इसको समझते हैं क्या होता है दोनों में अंतर। देखो, कैथोड एनोड है, इस ट्यूब के बीच में दो तार निकल रहे हैं। ये दोनों तार रिप्लेस करेंगे इसको, ट्यूब करंट को। किसको बताएंगे? ट्यूब करंट को। और जो इसके पीछे यहां से वायर जा रहा है, मतलब कहने का यह है कि कैथोड की साइड से दो वायर निकलेंगे और एनोड की तरफ से एक। कैथोड और एनोड मिलके ट्यूब करंट सप्लाई करेंगे और केवल कैथोड को आने वाला एक तार जिसमें एक करंट सप्लाई हो रही है वो होगा फिलामेंट करंट का। अब देखो, हम देखते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या क्या यूज होता है और ट्यूब करंट कैसे प्रोवाइड होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पूरे एक्सरे सर्किट के अंदर ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर यूज किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले आता है रेक्टिफायर, वो भी ब्रिज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, हमने हमारी लास्ट वीडियो में जाना था। अगर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वरना आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सके। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है उसमें कैथोड है, एक एनोड है, नेगेटिव पॉजिटिव है। एसी में क्या होता है कि प्रत्येक हाफ साइकिल के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। अगर हम इसमें एसी करंट ही फ्लो कराते रहे तो कैथोड एनोड हो जाएगा, एनोड कैथोड हो जाएगा, फिर हाफ साइकिल के बाद कैथोड एनोड, एनोड कैथोड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो होंगे? क्योंकि तो हर एक सेकंड के 50 हिस्से में चेंज हो रहा है इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? तो एसी करंट इसमें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते एक्सरे ट्यूब के अंदर। इसमें भी डीसी करंट ही फ्लो कराना होगा ताकि कैथोड कैथोड बना रहे और एनोड एनोड बना रहे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले एनोड की तरफ जाए। अगर एसी करंट प्रोवाइड कराई तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे कैथोड एनोड की जगह। इसलिए हमने यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है। देखो, एक्सरे सर्किट के अंदर दोनों तार निकल रहे हैं, सबसे पहले कनेक्ट हो रहे हैं इस रेक्टिफायर से। ठीक है, फिर आगे आप देखोगे इसमें ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। अब इस ट्रांसफॉर्मर की कहानी को यहां से स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास जो बाहर से हमारी खंभों की लाइन से हॉस्पिटल में या घर में जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है आपकी 220 वोल्ट। यहां से नॉर्मल सप्लाई आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई है, वो आती है सीधी ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। यहां पे हमारे पूरे एक्सरे सर्किट में हम तीन ट्रांसफॉर्मर यूज लेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और उनका सिचुएशन, स्थिति देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा बाहरी कनेक्शन है वो आएगा 220 वोल्ट के साथ ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, स्व प्रेरण के ऊपर। ठीक है, इसके लिए आपको मेरी और वीडियोस देखनी पड़ेगी। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि खुद ही करंट से, खुद के अंदर ही जो वोल्टेज को हम बढ़ा घटा सकते हैं। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर से हम वोल्टेज को बढ़ा घटा सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। यहां से एक एक्सपोजर टाइम कनेक्टेड होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। अब देखो, हमारा जो कैथोड और एनोड के बीच है, हम कहते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अट्रैक्शन पावर है, वो हम किलो वोल्टेज के अंदर लेते हैं। हमने सुना है 50 केवी, 60 केवी। जब हम एक्सरे मशीन पे काम करते हैं तो हम केवीज को बदलते हैं, 50 से 60, 70, पेशेंट के अकॉर्डिंग, एक्सरे पोजीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो चेंजेस कर किस में रहे हैं हम?
हमने 50 से 70 केवी कर तो दिया, लेकिन वो मशीन के अंदर कहाँ चेंजेस हुआ है वो देखते हैं, वो कोशिश करते हैं देखने की। और आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव होगा, आप लास्ट तक बने रहिए। देखो कैथोड एनोड है, जो हमारे पास सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है, लेकिन इनको चाहिए किलो वोल्टेज। किलो वोल्टेज का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, जैसे इनको जो 50,000 वोल्ट 50 केवी पे काम करेगा। एक्सरे बनेगा ही तब, एक्सरे निकलेगा ही तब जब यहाँ पे 50,000 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे। तो यहाँ 220 वोल्ट को आपको 50,000 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो कन्वर्ट करने का काम करेगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आपको देखना होगा, इसका मतलब ये होता है कि इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस कॉइल के अंदर प्रेरित, यहाँ पे करंट को प्रेरित करता है। इसमें हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर मेजरली दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप काम क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का, और स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाने का। देखो इस तरफ घेरे कम है, इस तरफ ज्यादा है। अगर हमें इस 220 वोल्ट को 50,000 वोल्ट तक लाना है तो हमें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करना होगा। वो कैसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। प्राइमरी में जो घेरे होंगे वो कम होंगे, सेकेंडरी में ज्यादा होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन घेरों को फिक्स कर देते हैं। मान लो यहां से 1 है तो इसको 1000 गुना, प्राइमरी में 10 है तो यहाँ पे 10,000 टर्न्स अराउंड कर देंगे। मतलब जो भी वोल्टेज है उसको 1000 गुना बढ़ा देगा यहां से यहां पे। इसका काम फिक्स कर दिया हमने, इसको 1000 गुना करना है। अब मान लो हमें 50,000 वोल्ट चाहिए, 1000 गुना ही कर रहा है, हमें केवल 50 ऑटो ट्रांसफॉर्मर से 50 सेलेक्ट करना है। 50 वोल्टेज सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिक 1000 गुना कर रहा है। समझ रहे हो आप बात को, कि वोल्टेज को एक फिक्स अमाउंट में मल्टीप्लाई करने का काम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर करता है। जो मेजरली हम यूज ले रहे हैं उसमें 600 गुना कॉइल्स होती हैं और 600 गुना वोल्टेज को वो अप करता है। समझ रहे हो 600 गुना का मतलब यहाँ पे अगर 1 वोल्टेज है तो यहाँ पे 600 वोल्ट करके दे देगा ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो वोल्टेज बढ़ाएगा और धारा को कम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, VI। तो V बढ़ेगा तो धारा घटेगी, यहां पे ये सिद्धांत काम करता है। यहाँ V इक्वल टू RI काम नहीं करेगा, ओम लो यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पावर का फॉर्मूला काम करेगा, P इक्वल टू VI। जो वोल्टेज और IA दोनों अपोजिट चलेंगे। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो यहाँ वोल्टेज बढ़ाए तो करंट घटेगा। यहाँ पे करंट की हमें जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हमें जरूरत है दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा आकर्षण उत्पन्न करने की, जो किलो वोल्टेज के रूप में हमने किया। वो किया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, जो एक्सपोजर यहाँ से ऑटो ट्रांसफॉर्मर से लिया। यहाँ पे एक लगा होता है एक्सपोजर टाइम, कि हमें कितने टाइम के लिए इन दोनों के बीच में जो हाई वोल्टेज है वो अप्लाई करना है, कितने टाइम के लिए वो डिसाइड करता है एक्सपोजर टाइम। उतने टाइम के लिए ये इससे कनेक्टेड होगा, बाद में हट जाएगा। ये बैरियर है, ठीक है, इससे हम बैरियर लगा के जितना हम चाहते हैं उतना टाइम के लिए ही कैथोड और एनोड के बीच के अंदर वो करंट, वो वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोजर टाइम का मतलब समझ में आया हमें। फिर लगा होता है हमें केवी। अब एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि हम मेजर तो कर लेते हैं, हम एक्सरे मशीन के ऊपर जाइए आप, वहां पे आपको केवी सेलेक्टर तो है कि हम केवी सेलेक्ट कर रहे हैं, केवी माप रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल केवी नहीं होता। वो हमेशा वो कि कोई भी आपका वोल्ट मीटर है वो 50,000 वोल्टेज को तो माप नहीं सकता ना, उसकी तो सुई टूट जाएगी, उसकी तो डिजिटल मीटर खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सेटअप के अंदर किलो वोल्टेज का वोल्टेज मीटर हम यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, किलो वोल्टेज मीटर नहीं होता, यहाँ पे वोल्टेज मीटर ही होता है। हम क्या करते हैं, हमें यूज करना है 50,000 वोल्ट, ठीक है, 50 के भी यूज करना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ वहां पे 50,000 सेट करेंगे ना हम, इसका मतलब ये हुआ हम इस केवी के अंदर 50 वोल्ट सेट कर रहे हैं, क्योंकि 1000 गुना तो करेगा ही। तो इस तरह हम जो किलो वोल्टेज मेजर करते हैं वो डायरेक्ट इसका वोल्टेज
इन दोनों के बीच मेजर नहीं करते, वो मैथमेटिकली मेजर होता है, वो मेजर करते हैं हम यहां से कितना ले रहे हैं, तो 1000 गुना तो कर ही देगा, ठीक है। तो यहां से केवी, और ये प्राइमरी सेटअप में ही लगाया जाता है, यहां नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें लगाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, वोल्ट मीटर आपका खराब हो जाएगा, इसलिए प्राइमरी सेटअप के अंदर ही लगाया जाता है, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज में किलो वोल्टेज पहुंच जाता है, जो हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत ज्यादा पावर होती हो। तो आपको प्राइमरी सर्किट थोड़ा समझ में आया होगा। जो ट्यूब करंट है, जिसे हम ट्यूब करंट कह रहे हैं, हाई वोल्टेज। फिर बात आती है रेक्टिफायर की, कि जो हम एसी डीसी यूज कर रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि हम एक्सल ट्यूब में एसी यूज क्यों नहीं कर रहे, डीसी यूज कर रहे हैं, ताकि कैथोड कैथोड बना रहे, एनोड एनोड बना रहे, दोनों में जो हमारे सिरे हैं वो अपोजिट ना हो, क्योंकि एसी तो हर हाफ साइकिल में चेंज करता है अपना डायरेक्शन सेम रहे, इसलिए हमने देखो ब्रिज रेक्टिफायर यूज करा है। कुछ पलों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो, सपोज करते हैं हम पहली सिचुएशन में, यहां से हमारे घर से तो एसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट आ रही है जो बदल रहा है अपना डायरेक्शन, प्लस माइनस। हम पहले सिचुएशन करते हैं कि पहली सिचुएशन में, पहले हाफ साइकिल में एसी में क्या होता है, ये होता है, मैं मान के चल रहा हूं पहले इस हाफ साइकिल के अंदर ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा सिरा, ठीक है। करंट इस लूप में बह रहा होगा, इस लूप के अंदर पहले हाफ साइकिल के अंदर। तो देखो प्लस से यहां से गया। अगर आपने पीएन डायोड पढ़ा होगा तो उसमें ये होता है कि ये एक पीएन डायोड होता है, ठीक है। वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, उस पर आप देख सकते हैं। पीएन डायोड होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव सिरे को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो करंट बहता है, लेकिन अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो करंट नहीं बहेगा। अब देखो यहाँ पॉजिटिव सिरा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब इसमें तो करंट बह जाएगा, लेकिन इसका नेगेटिव सिरा आ गया इसलिए इसमें नहीं बहेगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी ये, यहां से आया, यहां से जाएगा, ठीक है। देखो पॉजिटिव, फिर यहां से नेगेटिव आ गया तो यहां से चल जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हुआ, अब बताओ, जैसे नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये बताओ किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो सेम डायरेक्शन। तो हमने दोनों में देखा, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। पहले ये पॉजिटिव था, हमने ये चीज जानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड होगा तभी धारा बहेगी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया तो धारा नहीं बहेगी। तो देखो पहले पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्टेड था, क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव है, इधर तो आ नहीं सकती, इधर जाएगी। फिर यहाँ से फिर नेगेटिव आ गया, यहाँ नहीं आ सकती, फिर इधर आ गई, यहाँ पे धारा आ गई। फिर नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ नहीं सकता, नेगेटिव की तरफ जाएगा। फिर पॉजिटिव की तरफ नहीं आ सकता, नेगेटिव आ गया। समझ रहे हो बात को। ये पहले पॉजिटिव था इसलिए डायरेक्शन इधर आ गई, फिर दोबारा सिचुएशन में ये वाला पॉजिटिव हुआ तो देखो धारा उसी दिशा में आएगी। समझने की कोशिश करना है, इसमें छोटा सा पॉइंट है। पहला पॉजिटिव था तो पहले पॉजिटिव की तरफ आई, नेगेटिव में जा नहीं सकती, इस तरफ धारा की दिशा है। सेकंड सिचुएशन में ये वाला पॉजिटिव हुआ, यहां से आई, देखो नेगेटिव की तरफ जा नहीं सकती, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव की तरफ नहीं जा सकती, तो दोनों टाइम में धारा की दिशा समान है, मतलब ये एनोड बना रहेगा और ये कैथोड बना रहेगा। तो ये था कुछ आपका प्राइमरी सर्किट। अब आते हैं थोड़ा सेकेंडरी सर्किट के बारे में, जिसे हम फिलामेंट करंट भी कहते हैं, ठीक है। क्या ये फिलामेंट करंट, ये ट्यूब करंट का था, ये फिलामेंट करंट का था। कैथोड एनोड ये तो था इनमें अट्रैक्शन के पावर, अट्रैक्शन बढ़ाने में, और रेक्टिफायर को समझाने के लिए यूज करा हमने प्राइमरी सर्किट। आपको लग रहा है छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये पूरे रूम के अंदर सेटअप बिछी हुई होती है। यह छोटे से डायग्राम में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखो इसको, कैथोड से निकले वायर। अब यहां पे क्या होता है, ट्यूब करंट में हमें क्या चाहिए था, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन पावर, ताकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन चले और एनोड पे स्ट्राइक करे और एक्सरे प्रोड्यूस हो। लेकिन यहां पे हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन को